हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो दोस्तों मेरा प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है विद कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें आज मेरा क्लास नंबर 10 है दोस्तों। हाँ, आपको यदि थ्योरेटिकल पार्ट देखना है दोस्तों तो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां दोस्तों 1 बाय 1 क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों डायरेक्ट वार करते हैं हम आज की क्वेश्चनों में। अ फील्ड इन अ टेबल्स कैन बी एज अ फॉरेन की इफ किसी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में लिया जा सकता यदि। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये 2013 वाला मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब इसके ऑप्शन है इट इज द प्रेजेंट इन ऑल अदर टेबल, यह सभी तालिकाओं में मौजूद होगा। दोस्तों ये तो नहीं होगा। इट हैज द यूनिक वैल्यू, यह अद्वितीय मान होगा, ये भी नहीं हो सकता है। इन इज अ प्राइमरी की इन द सम अदर टेबल, कुछ अन्य तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है। दोस्तों ये बिल्कुल होगा। इज नॉट द प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल, किसी भी अन्य तालिका में मौजूद नहीं है। दोस्तों जैसा कि फॉरेन की के शब्द से ही, वर्ड से ही आपको यह प्रतीत होता है कि एक किसी और टेबल में रिफरेंस की कुछ बात करता है। यदि इतना आपको पता है तो जरूर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा टेबल बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों। पहले थोड़ी सी आप डिफिनीशन समझ लीजिए कि फॉरेन की होता क्या है। इसके बारे में तो हमें जानना ही चाहिए कि दोस्तों फॉरेन की क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, फॉरेन की एक रो होता है। क्या होता है दोस्तों? एक रो होता है। एक रो होता है जो किसी दूसरे टेबल में उस कॉलम को, किसको? उस कॉलम को रिफरेंस करता है। किसको कॉलम करता है दोस्तों? उस कॉलम को रिफरेंस करता है। उस कॉलम को रिफरेंस करता है जो उसमें प्राथमिक की मींस प्राइमरी कुंजी हो। किसको रिफरेंस करेगा? प्राइमरी कुंजी हो, मींस की प्राइमरी कुंजी हो उसको रिफरेंस करेगा। अब चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसके तहत हम इस चीज को समझते हैं कि इसको हम कैसे इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं इसमें कोई वैल्यू है तो ये मेरा क्या होगा? प्राइमरी की। प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी की ही यूनिक की होती है। आप जानते हैं ये जो प्राइमरी की होती है मतलब आप इसको दूसरे से डिफरेंट नहीं होता है। ये एक यूनिक की होती है जो यदि दूसरे में भी मिल जाए, दूसरे में यहां मिल जाए तो ये इसकी क्या होगी दोस्तों? ये इसकी होगी फॉरेन की। क्या होगी दोस्तों? ये इसकी होगी फॉरेन की। ये इसके लिए क्या होगी? फॉरेन की। तो अगर मैं बात करूं तो ये यहां से अगर इसको इससे मिलाया जाए, देखिए जैसे डिफिनीशन में बोला हूं उसी तरीके ये इसको मिलाया जाए दोस्तों, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? प्राइमरी की इधर है तो इसके लिए ये फॉरेन की कहलाएगी। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट? यदि इतना समझ में आया तो अब आगे अगला वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट अ फाइल। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल इज द यूजेबल until it is defragment, जब तक कि यह डिफ्रेगमेंट नहीं है, व्यर्थ है। हैज बीन द कंप्रेस्ड, संकुचित किया गया है। इज द स्टोर्ड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन द रैम, मतलब कि वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब रैम नॉन कॉन्टिग्यूअस स्थानों में संग्रहित है। इज स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशन इन डिस्क। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि डिफ्रेगमेंटेशन डिस्क की बात करेगा, रैम की नहीं। तो आपको यहीं से पकड़ लेना है सारा का सारा क्वेश्चन, और ये इसके लिए बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन
उत्पन्न होगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिसका अर्थ होता है दोस्तों डिफ्रेगमेंटेशन, जिसका अर्थ होता है फाइल एक स्थान पर ना होकर, एक स्थान पे ना होकर किसमें, डिफरेंट स्थान पे, डिफरेंट स्थान पे मतलब विभिन्न प्लेस पे, विभिन्न डिफरेंट प्लेस पे मतलब नॉन कॉन्टिग्यूअस पे फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं। किससे हटा देते हैं? हार्ड ड्राइव से सूचना को, हार्ड ड्राइव से सूचना को क्या करते हैं, हटा देते हैं और बहुत छोटा सा स्थान बच जाता है, मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्ट बच जाता है। और जब नया डाटा सुरक्षित करते हैं तो वह एक स्थान पर ना होकर वह डिफरेंट स्थानों पर कई भाग में होता है, इसे कहते हैं डिफ्रेगमेंटेशन। दोस्तों यहां से आपको पूरी तरीके से बात को समझ में आ गई होगी कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन, ठीक है, डाटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी डैश में संग्रहित होती है। डाटा फाइल, डाटा डिक्शनरी, डाटा कंपोनेंट्स की डाटा मॉडल। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़ रखे होंगे कि ये डाटा डिक्शनरी की बात हरदम करता है ये क्वेश्चन, कि हाँ भाई ये डाटा डिक्शनरी की बात करता है। अब डाटा डिक्शनरी है क्या, इसके बारे में थोड़े से हम तथ्यों की बात करेंगे। डाटा ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट या आइटम, ठीक है, ऑब्जेक्ट या आइटम इसी को बोला जाता है। डाटा आइटम के विवरण का क्या है, संग्रह है, या डाटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। ऑब्जेक्ट प्रणाली का विश्लेषण करना इसका पहला कदम है, जिससे यूजर प्रत्येक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके संबंध को आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ये है दोस्तों इसका मतलब, मींस पहचान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क पैक कंसिस्टिंग ऑफ द 4 प्लेस ईच हैविंग 2655 ट्रैक्स हैविंग 1 to 5 सेक्टर्स पर ट्रैक, ईच सेक्टर्स हैविंग 512 बाइट्स इन द अप्रॉक्स। दोस्तों इस तरीके की यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप जितनी भी वैल्यू दिए सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत आंसर मिलेगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बता देता हूं। 4 प्लेटों वाले एक डिस्क पैक जिसके प्रत्येक प्लेट में 2655 ट्रैक, प्रत्येक ट्रैक में 2125 सेक्टर और प्रत्येक सेक्टर में 512 बाइट्स हो, उसकी संग्रह स्टोरेज क्षमता क्या होती है। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये ऐसे 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 ये इसका ट्रैक और सेक्टर ऐसे में इस तरीके से डिवाइड होता है। इसको कहते हैं दोस्तों सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर, और ये होते हैं दोस्तों इसके ट्रैक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें जब निकालना है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से निकाल लेंगे वो तरीका आपको आना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं आता तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 दिया है तो मैं 4 कर दूं, 4 प्लेट है ना, 4 प्लेट है, ट्रैक कितना है, ट्रैक है 2655, तो 2655 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कितना है, फिर कितना सेक्टर कितना है, 125 दोस्तों दिया है। 125 के बाद कितने बाइट्स से स्टोर करता है, 512 बाइट्स स्टोर करता है। जब आप इसको सबको दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 आपको मालूम होगा पहले से ये 1 GB के समथिंग बराबर होता है। देखिए कहीं पे दिया है इसका आंसर, बिल्कुल 1 GB। ठीक, इस तरीके को क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा दोस्तों, यदि आ जाए तो बिना सोचे सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। When a program assign the 8 bit to a pixels, that the pixels can display one of up to
और डैश कलर्स, जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल के लिए 8 बिट्स प्रदान करती है तब उस पिक्सल से रंग तक की मतलब डैश रंग तक प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना रंग? अरे 32, 64, 256, 1024। आपको पता है कि 256 कलर इसमें हो सकते हैं, 256 कलर हो सकते हैं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है कि नन ऑफ दी एबव है? कौन सा है दोस्तों? आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन थोड़ी सी कुछ मैं डिस्कस करना छोड़ दिया हूं। इस क्वेश्चन को देखिए कि ये तो इसमें थोड़ी सी बातें बताने योग्य है। जो रंगों की संख्या होती है 256 निकला कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रंगों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर मतलब कि जितने रंग आप फाइंड करते हैं, मैक्सिमम रंगों की संख्या अगर हमको निकालना पड़े तो 2 की पावर n होता है। और n क्या है दोस्तों? यहाँ पे n बिट्स होता है या तो n पिक्सल्स होता है। ये तो मुझे देखिए रटा हुआ तो मैंने तुरंत ऑप्शन लगा दी इसलिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिस्कशन बनती है। अब रंगों की संख्या के बारे में समझते हैं, मतलब नंबर्स ऑफ कलर्स, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो देखिए 2 यहां दिया है, यहां पे क्या है? 8 है, तो 2 की पावर 8, तो 2 इंटू 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 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये कितना आ जाएगा? 256। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अब ईमेल आउटलुक वाला आप जानते हैं कि आउटलुक क्या होता है? आउटलुक एक डिसकंटिन्यूटेड ईमेल या कहिए तो समाचार ग्राहक को इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से ये क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एंटीवायरस पैक्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस पैक्ड द्वारा निकाला नहीं जा सकता है? स्पैम, EXE फाइल, वर्ड फाइल, PDF फाइल। आपको बता दूं कि स्पैम नहीं निकाला जा सकता है। स्पैम आपके अनऑथराइज्ड लोगों की तरफ से मेल में खुद ही आता है दोस्तों, उसको कितना भी एंटीवायरस डाल लीजिए, लेकिन स्पैम जब इनबॉक्स पे खुलता है तो उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब EXE फाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, EXE फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये भी निकाला जा सकता है, वर्ड फाइल निकाला ही जा सकता है, और PDF फाइल। अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत लोगों को ये भी नहीं अगर पता है तो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, आगे चलिए। द ऑप्शंस फॉर द सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट्स आर द लेटर एट डिफरेंट एड्रेस इज। एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए विकल्प है। फ्रॉम लेटर, मेल मर्ज, प्रिंटिंग की नन ऑफ दी एबव। दोस्तों बता दूं कि मेल मर्ज कर दो, चाहे जितने लोगों को आप एक से अधिक लोगों को भेज सकते हो। तो ऑप्शन क्या है? मेल मर्ज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। द सेल रिफरेंस $4 is and the example of cell reference $4 एक उदाहरण है। एब्सोल्यूट रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए निरपेक्ष रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए सापेक्ष रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस टू द सेल, सेल के लिए मिश्रित रेफरेंस, सिंपल रेफरेंस टू सेल, सेल के लिए सामान्य रेफरेंस। अब बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मिक्स्ड रिफरेंस टू सेल इसका आंसर होना चाहिए। हर हालत में यही आंसर सही होता है। अब इसमें कुछ बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे निरपेक्ष सेल क्या बोला है? CH4, तो CH4 जैसे कि $H $3। ठीक है, मतलब निरपेक्ष सेल की हम बात किए हैं अभी।
ठीक, अब हम सापेक्ष सेल की जैसे बात कर लेते हैं, A2 प्लस B2, ठीक है, इसका बात कर लिए। मिश्रित रेफरेंस सेल का अब इसमें क्या आएगा ऑप्शन में, $4, मतलब इस प्रकार के सेल में या सापेक्ष रो निरपेक्ष पंक्ति या तो निरपेक्ष कॉलम सापेक्ष पंक्ति होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मिक्स्ड रेफरेंस सेल। A feature in the MS Excel helping in the decisions making by the observing the effect of the change in conditions on one data set on another data set is the called MS Excel। MS Excel की एक विशेषता किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद करता है, वो MS एक्सेल कहलाती है, डाटा फाइल कहलाती है, चैटिंग कहलाती है कि व्हाट इफ एनालिसिस कहलाती है, डाटा सीरीज कहलाती है। दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस कहलाती है इस ऑप्शन का। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस है क्या, इसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। दोस्तों यह एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी दूसरे डाटा सेट पर किसी अन्य डाटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर डिसीजन में मदद करता है। किस में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, copying format of the text to the different area of the documents is the done using option। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए विकल्प का चुनाव किया जाता है। फॉर्मेट पैराग्राफ, फॉर्मेट पेंटर, एडिट कॉपी कैन नॉट बी द डन। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़े से क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल हैं, इनको आपको समझने की जरूरत होगी। आप जैसा कि फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी सहायता से तेजी से टेक्स्ट अथवा ग्राफिक्स को डॉक्यूमेंट एक सेक्शन में कॉपी करते हैं। एक सेक्शन में मतलब वन सेक्शन में हम कॉपी करते हैं, ठीक है दोस्तों, वन सेक्शन में हम इसको क्या करते हैं, तेजी से कॉपी करते हैं। इस कॉपी टेक्स्ट को कलर, साइज, फॉन्ट, स्टाइल आदि बदल सकते हैं, मतलब इस पूरे को कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन में जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे अंडू होता है, यहाँ पे रीडू होता है, और यहाँ पे ऐसे बटन होती है जो हमें बताता है। और इसके नीचे चले जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, होम होता है, यहाँ पे इंसर्ट होता है, ध्यान रखिएगा इंसर्ट होता है, और यहाँ पे डिजाइन आदि इसके बारे में। और आगे तक देखिए, तो अगर हम होम को यहाँ से खोलें दोस्तों, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है कट मिलता है, कॉपी मिलती है, ठीक है, और यहीं पे मिलता है दोस्तों फॉर्मेट, यहीं पे मिलता है फॉर्मेट पेंटर, यहीं पे मिलता है फॉर्मेट पेंटर। यही वाला ऑप्शन आपको पूछा गया है, ठीक। ये सब चीजें आप अपने से खुद ही मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सिंपल सी चीजें हैं। इसको जितनी बार आप देखेंगे तभी ये सब चीजें याद हो सकती हैं। अब देखो मुझे याद था तो मैंने बना दिया। अब इतनी सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में जाना है, और वहां से ये सब चीजों को आप जानिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव होइए। To connect a text phrase in a document to the another documents use। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट फ्रेज कनेक्ट करने के लिए हम डैश उपयोग करते हैं। इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट हाइपरलिंक, फाइल, पेज सेटअप, लिंक, इंसर्ट फुटनोट। दोस्तों इंसर्ट हाइपरलिंक का हम प्रयोग करते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। देखिए अब हाइपरलिंक इसके पहले मैंने बता चुका है थोड़ी सी, लेकिन हाइपरलिंक के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने इसका डिस्कशन अच्छी तरीके से किया था कि हाइपरलिंक क्या होता है। लेकिन फिर से आज यह डेटा के लिए एक लिंक प्रदान करता है। हाइपरलिंक मींस लिंक प्रदान करता है जिससे रीडर सीधे क्लिक करके उस फाइल पर पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट से लिखते हो तो वहां पे
कोई ऐसे आपने उस साइड को लगा दिया, ठीक है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स के बीच में लगा दिया। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट में कहीं ब्लू कलर के इस तरीके के लाइनें लगी होती, यदि उस पे आप क्लिक करते हैं तो आप दूसरे उसका जहां सोर्स होगा वहां आपको पहुंचा देगा। इतनी समझ में है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोज इन MS Excel में बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। MS Excel में माइक्रोज को उत्तम वर्णित कैसे किया जा सकता है? क्रिएट द ग्राफिक्स शॉर्टकट की इन द MS Excel। MS Excel में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खेलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। स्मॉल पीस ऑफ द टेक्सचुअल फ्रेजेस, वाक्यांशों के छोटे टुकड़े। रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर इन MS Excel और द creating small programs to be the repeatedly played through shortcut की। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, MS Excel में निर्देशों, रिकॉर्डिंग या बार बार शॉर्टकट कुंजियों के माध्यम से खेलने के लिए छोटे प्रोग्राम बनाना। स्मॉल प्रोग्राम की ये बात करता है दोस्तों, स्मॉल प्रोग्राम बनाना, स्मॉल प्रोग्राम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेइंग पीस नेक्स्ट ऑप्शन, प्लेइंग पीस ऑफ द टेक्स्ट थ्रू द शॉर्टकट। शॉर्टकट के माध्यम से प्लेइंग टेक्स्ट नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कोई डाउट नहीं है। डिफाइनिंग द कांस्टेंट एंड द रूल्स regarding the range and the type of data that can be the inputted in a worksheet range in MS Excel is कॉल्ड। MS Excel की वर्कशीट रेंज इनपुट करने के लिए आने वाली बाधाओं और नियमों से संबंधित डाटा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डाटा टेस्टिंग, डाटा कंट्रोल, डाटा वैलिडेशंस, डाटा क्वेरीज। जैसा कि आप जानते हैं डाटा वैलिडेशन की बात ये करता है, किसकी बात करता है दोस्तों? डाटा वैलिडेशन की बात करता है। डाटा वैलिडेशन है क्या? वो सीधा का सीधा इसी क्वेश्चन पे ही बता दिया है कि डाटा वैलिडेशन क्या है, इसमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। इट इज द पॉसिबल टू द कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला इन द MS वर्ड यूजिंग ऑप्शन। MS वर्ड में कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला का प्रयोग करने के लिए संभव विकल्प है इंसर्ट, ऑटो टेक्स्ट, फार्मूला टेबल और फार्मूला फॉर्मेट पैराग्राफ। नाना देखिए दोस्तों, टेबल पे जाइए और टेबल के बाद किस पे जाएंगे? फार्मूला पे जाएंगे और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा आसानी से। एक और छोटी सी चीजें मैं समझा देता हूं। टेबल के सेल में फार्मूला का प्रयोग करना है तो आप उस सेल को चुने, पर्टिकुलर सेल को चुने, पर्टिकुलर सेल को चुने जहां फार्मूला आपको डालना है। यदि सेल खाली नहीं है तो उसके डाटा को हटाकर खाली करें। अगर जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा भरा है, ठीक है, तो भरा है तो इसको आप इरेज करिए। इसे क्या करिए दोस्तों? इसे आप पहले इरेज करिए। टेबल टूल पर लेआउट बैग डाटा ग्रुप में फार्मूला पर क्लिक करके टेबल प्लस टेबल ग्रेटर देन, फिर इस पे फार्मूला वाले पे ऑप्शन पे आप पहुंच सकते हैं। फार्मूला डायलॉग्स बॉक्स का प्रयोग करके नया फार्मूला भी बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड आउट मास्टर्स ऑप्शन हैज द फॉलोइंग यूज। हैंड आउट मास्टर विकल्प का निम्न उपयोग है। हैंड आउट ऑफ द प्रेजेंटेशंस दैट यू विश टू द मेक अवेलेबल। हैंड आउट की प्रस्तुति जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों यही सही है, लेकिन नीचे की भी ऑप्शन देख लीजिए। अलाउ द फीचर्स लाइक द हेडर, फुटर्स, डाटा एंड द टाइम। हेडर, फुटर्स, तिथि और समय जैसी सुविधाओं की अनुमति देता है। अलाउ द मिनिएचर्स, प्रेजेंटेशंस एंड द सॉलिड्स ऑन द पेपर्स। कागज पर स्लाइड्स की लघु प्रस्तुति की अनुमति देता है। ऑल ऑफ दी एबव। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हैंड आउट की प्रस्तुति जो आप उपलब्ध कराना चाहते हैं यही सही है दोस्तों। इसके अलावा 3 ऑप्शन में तो ये मुझे बेटर लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं हैंड आउट के बारे में जो है थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि हैंड आउट मास्टर का काम क्या है। देखिए, प्रिंट आउट के लिए हैंड आउट मास्टर का प्रयोग स्लाइड मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्लाइड मास्टर कहा जाता है, स्लाइड मास्टर कहा जाता है। स्लाइड मास्टर का उपयोग मूव, रीसाइज और फॉर्मेट, क्या क्या दोस्तों, मूव, रीसाइज, रीसाइज और फॉर्मेट, रीसाइज और फॉर्मेट, हेडर, फॉर्मेट, फॉर्मेट, हेडर, फुटर, हेडर, फुटर। अब देखो कुछ लोगों को हेडर फुटर नहीं पता है तो मैं उसके लिए बता देता हूं। पेज का ये जो साइज होता है, इसके ऊपर का हिस्सा हेडर कहलाता है और इसके नीचे का हिस्सा जो है फुटर कहलाता है। दोस्तों फुटर के लिए करते हैं। अतः स्पष्ट है कि हैंड आउट मास्टर का उपयोग हैंड आउट की प्रस्तुत के उपलब्ध कराने के लिए हम करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। हेडर फुटर अच्छी तरीके से समझ में आया। ये सब चीजें यूज करिए, अगर नहीं यूज किए तो आप यूज करिए, ठीक है। जितनी बार यूज करेंगे उतना अच्छे से आप समझ लेंगे। विच टू द टर्म आइडेंटिफाई बूटेबल्स पार्टीशन। देखिए 105 नंबर प्रीवियस में लग रहा है स्किप हो गया तो यहां आ गया। निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं? मास्टर फाइट, स्लेव फाइट, प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी एनटीएफएस। दोस्तों प्राइमरी एक्टिव, आप जानते हैं कि मेमोरी के हमारे दो टाइप होते हैं। मेमोरी के हमारे कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम आता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है रोम, सॉरी प्राइमरी मेमोरी के सेकंड पार्ट में रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? यस रैम मतलब स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। और इसके पार्ट क्या, रोम के क्या होते हैं दोस्तों? जानते हो? पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, एचडीडी मींस हार्ड डिस्क, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क, पेनड्राइव, पेनड्राइव, ठीक, मैग्नेटिक डिस्क। ये सब जितना मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक डिस्क जितना का जितना चीजें जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वोलाटाइल। ध्यान रखिएगा प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है मतलब परिवर्तनशील है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। तो अब ये क्या बात किया है हमारे पास? देखिए प्राइमरी मेमोरी ये आपको मिल गया, एक्टिव मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होता है, ठीक है। वो कहां पे बूट होगा? अरे जाहिर सी बात है दोस्तों, कहां पे बूट होगा? वो के प्राइमरी मेमोरी के तहत रोम में जाके स्टोर होता है, ठीक है। समझ में आया? तो हमको क्या बोलता है? बूटेबल पार्टीशन। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड एक्टिव, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्वर ऑप्शंस इन द एमएस एक्सेल इज द यूज फॉर। एमएस एक्सेल में सॉल्वर विकल्प किस लिए प्रयोग किया जाता है? डाटा एनालिसिस, डाटा प्रेडिक्शंस फॉर द डिफरेंस डाटा सेट्स, फॉर्मेटिंग ऑफ द डाटा, सॉल्विंग स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। दोस्तों डाटा एनालिसिस के हम लिए इसको यूज करते हैं। अगर थोड़ी सी बातें मैं इसमें भी डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि डाटा एनालिसिस होता क्या है। सॉल्वर ऑप्शन, क्या सॉल्वर ऑप्शन में डाटा एनालिसिस का क्या मतलब? तो पहले सॉल्वर ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए एक्सेल में एक टूल जिसे सॉल्वर कहते हैं का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करता है जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिकल मतलब सर्वोत्कृष्ट समाधान प्राप्त करता है। इसका प्रयोग डाटा एनालिसिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? डाटा एनालिसिस के लिए करते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहां से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैंडमैन? लैंडमैन का मुख्य अंतर क्या है? देयर नेम्स नहीं होता दोस्तों, ये यहां पे गलत है, यहां पे एन होता। देयर नेम्स, देयर डाटा रेट्स, कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ जोग्राफिकल कवरेज। बिल्कुल सही, जोग्राफिकल कवरेज। लाइन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। यहां पे फुल फॉर्म लिखिए, सभी को बता देता हूं एक ही बार में। जोग्राफिकल एरिया, लाइन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। ध्यान, आप, मैं नहीं इसको लिख रहा हूं फुल फॉर्म, आप नोट करते रहिए। लाइन लोकल एरिया, इसका रेंज कितना होता है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? वैन। वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज कितनी है? 50 किलोमीटर से अधिक दोस्तों। इसके बाद मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये इसकी रेंज होती है दोस्तों 2 से 50 किलोमीटर के बीच। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि लाइन, आप किसी कैंपस ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, वहां पे लाइन का प्रयोग करिए। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट को टाउन एरिया वगैरह से जोड़ना, वो क्या कहलाता है? लाइन। और वैन क्या? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि आप होल वर्ल्ड की बात करें, एक तरीके से इंटरनेट की बात करें, तो वो आ जाएगा वैन में आ जाएगा। यहां से बात समझ में आ गई। तो जोग्राफिकल कवरेज एरिया से हम इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क डू नॉट इंक्लूड, नेटवर्क के लाभ में शामिल नहीं है। इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बेहतर जानकारी साझा करना। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग। शेयरिंग ऑफ द पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स की शेयरिंग। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव में कम लागत। देखिए यहीं से ये सब क्वेश्चनों का पता चल जाता है कि अगर ये सब जुड़ा हुआ है तो ये सब बेनिफिट्स में कहां आएंगे दोस्तों? ये तो सब इसका निगेटिविटी पॉइंट हो जाती है। अब इसके कुछ लाभ लिखिए। लाभ क्या? ये लिखा ही है, बेहतर जानकारी साझा करना, वर्कर परफॉर्मेंस की बेहतर मॉनिटरिंग, पेरिफेरल्स की शेयरिंग, मतलब डी ऑप्शन है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि यदि ये आप आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों पूरा इसी तरीके क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते रहेंगे। हाँ, लेकिन दोस्तों ये कृपा करिए, बहुत लोगों के कहने पे मैं सेशन स्टार्ट किया हूं, अब फुल डिटेल भी दे रहा हूं, लेकिन मेरे व्यू कम जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, तभी काम बनेगा। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। यदि एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से उसको तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन होती है, इसीलिए मैं उसको एक डिटेल देने के बाद स्किप करने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज कमेंट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।